वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो आज का जो सेशन रखा गया हुआ है करेक्शन फेज, और करेक्शन फेज में पहले क्या होता आया है और हम इस करेक्शन फेज को भी कैसे लें, क्या हमारा स्टेप रहना चाहिए, हमें कितना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और एनालिसिस के दौरान अगर किसी भी स्टॉक का नाम आता है, किसी भी एसेट का नाम आता है, वो केवल आपको समझाने के लिए होगा, वो किसी भी तरह से कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, उनकी सलाह लें, और अपनी तरफ से भी पूरा ड्यू डिलीजेंस करें, स्टडी करें। तो पहले हम देखते हैं कि मार्केट की जर्नी कैसी रही है पिछले कुछ सालों में। तो ये सेंसेस की जर्नी है। ठीक है, ये जो आपके पास ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ 89 से लेके जब जनरल इलेक्शन कंक्लूड हुए थे हमारे यहाँ जून 24 में, 5 तारीख को काउंटिंग थी, जिस दिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी कोalition ने लीड लिया था। और तो जर्नी कैसी रही है पिछले, ऑलमोस्ट आप इसमें देख सकते हैं, अराउंड 25 ईयर्स की जर्नी है। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर हम करेक्शन फेजेस की बात करें, तो सारे इसमें जो मेजर ऐसे इवेंट जिसने मार्केट को इफेक्ट किया, वो यहाँ पे आपको सामने यहाँ डिपिक्टेड है। ये सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का एरा था, यहाँ पे 89 से फिर 91। ठीक है, 91 से फिर 92, और फिर उसी साल पार्षद मेहता स्कैम हुआ था। तो स्कैम के चलते मार्केट ने यहाँ रिएक्शन दिया, आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं। फिर उस रिएक्शन से हम ऊपर निकले। उसके बीच में भी एक मुंबई ब्लास्ट हुआ था 1993 में। देन यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट रिजाइंड आफ्टर 13 डेज। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी जिन्होंने रिजाइन किया था, फिर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई थी, फिर मार्केट एक ऐसे करेक्शन फेज में आपको दिखता गया। आप अगर बड़े चार्ट पे देखेंगे, बड़े चार्ट पे करेक्शन नहीं दिखता है, जस्ट ऐसे आपको थोड़ा एक ना एक स्लोपी टाइप का चीज दिखेगा। ठीक है, ऐसे राउंडिंग बॉटम दिखेंगे, एक छोटा हाई वहां राउंडिंग बॉटम, क्योंकि ये स्क्वीज टाइप का है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि एक बड़े चार्ट पे देख रहे हैं, तो बहुत ही माइन्यूटली इसको देखने की जरूरत है। फिर आप देखें तो एशियन क्राइसिस आया, देन उसके बाद से एनडीए गवर्नमेंट सॉर्निंग, देन केतन पारिक स्कैम, देन टेररिस्ट अटैक इन यूएस, फिर डॉट कॉम बबल आया, फिर जनरल इलेक्शन यूपीए वन विन। तो आप देखिए यहाँ पे यूपीए वन विन हुआ, तो मार्केट ने रिएक्शन लिया। क्या रिएक्शन लिया, उस समय क्या लगता था उस टाइम पे कि जो गवर्नमेंट थी उस समय वाजपेयी जी की, अगर वो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी तो मार्केट के लिए अच्छा होगा, ऐसा एक सेंस बना था। तो उस हिसाब से मार्केट ने करेक्शन भी लिया यहाँ पे, आप देखिए। लेकिन वापस जब यूपीए वन ने काम अच्छा करना शुरू किया, तो आप देखिए कितना यहाँ पे इससे बड़ा बुल रन अभी तक इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बीते 25 सालों में रहा नहीं है। 2004 से लेकर 2007 तक आप अगर इंडेक्स का लेवल देखेंगे, तो आप इस लेवल पे देखेंगे तो इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 thousand के आसपास इंडेक्स थी। और ये यहाँ पे आने से पहले कहाँ पहुंच गई थी, ये सेंसेक्स की जर्नी है। तो 5,000 का सेंसेक्स कितना हो गया था आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, अराउंड 16-17 के आसपास तक पहुंच गया था यहाँ पे। ये सेंसस की जर्नी रही है। और यहाँ पे क्या हुआ था, लेमन क्राइसिस हुआ था, जो बाद में आप हम कहते हैं कि ग्लोबल स्लो डाउन, बहुत सारे उसके अलग अलग फेजेस रहे हैं, वहां स्टार्ट हुआ। फिर ये सत्यम कंप्यूटर वाला भी यहाँ मार्क्ड है आपके सामने। तो जो सबसे बड़ा इस 25 साल के दौरान जो सबसे बड़ा बुल रन था, वो था 2004 से लेके 7 तक का। कब था, यूपीए वन के गवर्नमेंट के टाइम पे। और वो यूपीए वन जो गवर्नमेंट आई थी, वो जो एक जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स उस टाइम के थे, उनके प्रेफरेंस से उल्टा आई थी। ठीक है, सब ये सोचते थे कि जो उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट थी जो गई थी, उसके रहने से बिजनेसेस को काफी सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारी चीजें सही होंगी। लेकिन उसका उल्टा हुआ। यूपीए वन ने बहुत अच्छा काम भी किया था प्रोग्रेसिव लेवल्स पे, काफी चीजें अच्छी हुई। लेकिन वहां पे देखते हैं आप, यहाँ पे 2008 पे जाके एक पूरा का पूरा क्रैश आया, और क्रैश बहुत ही बड़ा था। ठीक है, बहुत ही बड़ा क्रैश यहाँ करेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर हम यहाँ 2009 के आसपास के एंड में हम लो बनाते हैं, ये थोड़ा लंबा खिंच गया था। फिर वहां पे ये लो क्रॉस कब होता है, ये लो क्रॉस देखिए यहाँ पे, इस जगह पे आके, यहाँ पे जाके उसने पुराने टॉप को छुआ था, वापस रिवर्स हो गई थी वहां से।
छोटे छोटे इवेंट्स हैं, आप इसको चाहें तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये ब्रेग्जिट, ब्रेग्जिट आप समझ रहे हैं। ठीक है, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट लेना, वो भी एक उसने क्रिएट किया था, थोड़ा सा टर्मोइल क्रिएट किया था। फिर जब वापस, जब जब जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनको जब गोवा कॉन्फ्रेंस में जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया गया नाम के साथ, उसके बाद जाके जो पुराना हाई 2008 का है, ये हाई 2000 लगभग 11-12 में टूटते टूटते बचा था, वहीं से रिवर्स हो गया था। वो हाई यहाँ पे जाके टूटता है इस जगह पे। ठीक है, 13 के जून जुलाई में जाके ये हाई टूटा था उसके आसपास। और जब जब इन्होंने ओथ लिया है तो वो हाई क्रॉस हुआ। और वहां से फिर एक छोटा सा, आप यहाँ पे टर्मोइल किस चीज का देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन, चाइनीज मार्केट का ब्रेकडाउन, इससे अफेक्टेड हुए हैं। ये डिमोनेटाइजेशन का ये मार्क है आपका, जो एक लो बना था यहाँ पे 2016 के नवंबर में, ये नवंबर का टाइम है 16 का, उसके चलते इफेक्ट हुई। यहाँ से चूंकि जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके आने से एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ, तो मार्केट ने बहुत अच्छा रन ले लिया था पहले ही उनके इलेक्शन के टाइम पे। और फिर धीरे धीरे करेक्शन आ गया, थोड़ा सा करेक्शन आया था, बहुत बड़ा नहीं आया था। कि आगे अब क्या होता है वेट एंड वॉच, जिन्होंने पहले पैसे लगा रखे होंगे उन्होंने बुक किया होगा, जब तक ये चीज होती है 1-2 साल बीता, और फिर डिमोनेटाइजेशन आया। और वहां से फिर एक थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ डाउन हुआ, इवन माइनस, काफी नीचे रिपोर्ट हुआ, 2% 3% नीचे जीडीपी गिरा। फिर संभले वहां से फिर जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, थोड़ा थोड़ा हिकअप्स आया, थोड़े हिकअप्स के साथ साथ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर एक जो जो थोड़ा एक मेजर करके जो चीज आई वो आई कोविड 19 पेंडेमिक। यहाँ पे एक फिर एक मेजर मेजर क्रैश दिख रहा है आपको, इस क्रैश के बाद ये क्रैश दिख रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो क्रैश है वो बहुत बड़े लेवल की क्रैश नहीं है, और इवन अभी तक नहीं है। ठीक है, यहाँ वाला जो आप ये चीज देख रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन वार है, जो थोड़ा सा आपको ये कोविड से छोटा है, बट बाकी क्रैशेस से और ये जो जीएसटी के टाइम पे जो हुआ था, ब्रेक्सिट के टाइम पे, इसके बराबर टाइप का आपको दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि इस पूरे 25 साल के दौरान जो बड़ा जो ड्रॉडाउन था वो था 2008 का ग्लोबल स्लो डाउन। और उसके बाद आपने देखा कि एक थोड़ा एक साइजेबल जो करेक्शन था वो था डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे। और उसके बाद एक फिर कोविड जो था उसमें बहुत बड़ा था, और रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी ठीक ठाक करेक्शन 20% टाइप का हो गया था। और ये जो चार्ट आपके पास दिख रहा है, ये है जनरल इलेक्शन जब खत्म हुए थे, तो वहां पे जो हाई लग गया था काउंटिंग के टाइम पे तब का। उसके बाद की जर्नी हमने क्या देखी है, उसके बाद मार्केट ने बस कुछ 1-2 महीने तक ठीक रिएक्शन दिया, जुलाई तक में भी। और वहां से फिर मार्केट का एक करेक्शन फेज, कहें कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता है। तो अब इस टाइम की निफ्टी कितनी दिख रही है आपको, 80,000 के आसपास की दिख रही है। राइट राइट नाउ की निफ्टी उसी 5-10% के जोन में घूम रही है, यानी वहां से यहाँ तक अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो ये जस्ट एक मतलब उसी लेवल पे घूम रही है। हालांकि टॉप से अपने निफ्टी आज के डेट में 11-12% करेक्ट है, इवन 12-13% करेक्ट है, और जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है वो 20% के आसपास करेक्टेड है। ये पूरा मार्केट का फेज है। अगर इसको हम पूरा का पूरा देखें, अगर 25 साल के व्यू से देखें, तो कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो, मार्केट को जानता भी ना हो, वो सीधा बोलेगा ये चार्ट अप ट्रेंड में है। हम किसी भी इसमें से 5 साल को पकड़ लें, किसी 5 साल को पकड़ लें, तो बोलेंगे हाँ 5 साल कहीं से कहीं हम पकड़ेंगे तो ये मार्केट का चार्ट आपको ऊपर दिखेगा। एक दो एक दो क्रैशेस को छोड़ के, लाइक अगर हम केवल 2008 वाला क्रैश को छोड़ दें, तो किसी भी 3 साल को हम पकड़ लें, किसी भी 3 साल को पकड़ लेंगे, तो मार्केट जहां भी रही होगी वहां से आगे ही बढ़ती हुई दिखी होगी, चाहे वो करेक्शन कितना ही बड़ा बीच में क्यों ना आ गया। तो ये एक पूरा 25 साल की जर्नी का चार्ट है। इस चार्ट को आप देखेंगे तो जो फिलहाल का जो करेक्शन चल रहा है वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां निफ्टी लेवल्स पे 11 या 12% का करेक्शन हुआ है। और यहाँ पे 2008 में और 2020 के कोविड वाले में करेक्शन जो था, एक बार ऑलमोस्ट 50% और दूसरी बार ऑलमोस्ट 40%, इस तरह करेक्शन था। और हम उसके 1/4 करेक्शन के आसपास है, या लेट से 1/3 करेक्शन के आसपास है। तो हम ये माहौल अभी अपने सामने देख रहे हैं। अब ये सामने है हाउ लॉन्गर, कितना लंबा चला था करेक्शन। तो आपके सामने 2006 से लेके और अभी तक का डाटा मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है ब्लूमबर्ग से। तो ये 2025 से 2006 से लेकर 25 तक पिछले 20 ईयर्स के करेक्शन, कितने दिनों तक करेक्शन वो चला था, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो जहां से मार्केट करेक्ट हुई होगी उस जगह पे वापस लौटने में टाइम कितना लगा मार्केट को, ये मतलब हुआ इसका। तो आप देखें कि
सबसे बड़े दिन इसमें कहाँ दिख रहे हैं आपको? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक, ये 2000 जुलाई 15 से लेके फरवरी 16, चाइनीज स्लो डाउन के चलते जो करेक्शन था, निफ्टी 200 में है। ये निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहे हैं हम, निफ्टी 200 लिया हुआ है, क्योंकि मेजर जो 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 लार्ज कैप एंड मिड कैप जो शेयर्स हैं वो निफ्टी 200 में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 लेवल पे बात करेंगे, फिर या तो निफ्टी स्मॉल कैप लेवल या किसी और इंडेक्स लेवल पे बात करेंगे, तो डेटा वेरी हो सकता है। बट ये ब्रॉडर मार्केट की बात आपके सामने हो रही है। तो ब्रॉडर मार्केट में आप क्या देख रहे हैं कि जो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, ठीक है, इसमें निफ्टी 254% करेक्ट हो गया था, और ये करेक्शन खत्म होने में 178 दिन लगे थे। ठीक है, इसमें अलग अलग इंडेक्स देखेंगे आप, निफ्टी 50 को देखेंगे उसका डेज अलग आएगा, मिड कैप को देखेंगे डेज अलग आएगा, स्मॉल कैप को देखेंगे डेज अलग आएगा। ये चार्ट लेने का, निफ्टी 200 को लेने का मतलब ये था कि हम हेडलाइन इंडेक्स को छोड़ के अगर थोड़ा सा अपना हॉरिजॉन बड़ा करें, जहां पे कि जनरली बाइंग होती है, जहां पे निफ्टी 200 स्टॉक्स का मतलब है कि इंडिया की टॉप 200 कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनकी हम बात करें, तो ये आपके पास डेटा है। तो जो सबसे बड़ा टाइम लगा हमें, देख रहे हैं निफ्टी 200 लेवल पे क्या लगा, चाइनीज स्लोडाउन में निफ्टी 200 करेक्ट हुई थी 19%, लेकिन उसको रिकवर होने में दिन लगे थे 218। उसके पहले क्या लगे थे, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 54%, ठीक है, और 178 दिन लगे थे रिकवर होने में। फिर 148 दिन देख रहे हैं हम यहाँ पे, जुलाई 11 से दिसंबर 21, हाई इन्फ्लेशन, लैक ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है, यूरोजोन डेट क्राइसिस। ये उस टाइम का टाइम है जब यूपीए 2 के टाइम पे जो बहुत सारे हमारे यहाँ स्कैम्स रिपोर्ट हुआ करते थे, वो वाला ये सब टाइम है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि चाइनीज स्लोडाउन जो 15-16 के बीच में जो कहा गया है, उसके बाद से कोई भी अगर हम देखें, जो स्लो डाउन है या जो करेक्शन फेज है, वो 100 डेज से ज्यादा नहीं चला है, अगले कुछ लगभग लगभग 10 सालों तक। फिर जो थोड़ा लंबा दिखा वो कहाँ दिखा हमें, वो दिखा हमें कि आपको अप्रैल 22, जून 22, यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर विथ रिसेशन फियर्स, एंड दिसंबर 22 से मार्च 23 रेट हाइक्स, एफआईआई सेलिंग। दिसंबर 22 से पहले अक्टूबर 22 से रेट हाइक स्टार्ट किया था, किसने, फेड ने स्टार्ट किया था। तो उसके चलते मार्केट उस रेट हाइक को, क्योंकि बहुत बड़ी बातें चल रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है और रेट हमारा ऑलमोस्ट 2% के आसपास है, और 8% का इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो गया है, इतना बड़ा गैप बन गया है, अचानक से देंगे तो मार्केट क्रैश ना कर जाए, यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, क्रैश ना कर जाए, इस फियर में फिर वो 144 दिन यहाँ हुआ। यहाँ पे यही टाइम था रशिया यूक्रेन के वॉर का भी टाइम था, ये सेम टाइम था। ठीक है, ये दोनों को आप ऐड करते हैं, अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 तक का टाइम, तो ये पूरा टाइम मिला के रशिया यूक्रेन वॉर फियर, एंड देन रेट हाइक स्टार्ट हो गए इन्फ्लेशन के चलते, और एफआईआई की सेलिंग स्टार्ट हो गई थी हमारे यहाँ से। उसके बाद से सितंबर 24 से फरवरी 25 जो आज हम देख रहे हैं, दैट इज टैरिफ टेंट्रम एंड डोमेस्टिक स्लो डाउन। ठीक है, तो नाम लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया है, टैरिफ वॉर एंड स्लो डाउन। और स्लो डाउन भी कितने कितने वीक का हुआ है, एक कितने क्वार्टर का, सिंगल क्वार्टर स्लो डाउन हो 5.2% रिपोर्टिंग ऑफ जीडीपी। नाउ पीपल आर कॉइनिंग स्लो डाउन। आगे 2 साल बाद देखेंगे तो अगर अगर अगला क्वार्टर अगर सही रिपोर्ट हो गया तो स्लो डाउन वर्ड लोग हटा देंगे, केवल लिखेंगे क्या, टेरिफ वॉर लिखेंगे। तो ये जो है ये खिंच गया है 144 डेज। यानी पेनफुल क्या होता है, पेनफुल होता है लंबे दिन का करेक्शन। तो ये जो करेक्शन अभी चल गया है, ये 144 डेज खिंच गया है, जो कि पिछले जो 20 साल के करेक्शन है, इससे बड़े करेक्शन डे वाइज आपने कितने देखे हैं, हमने देखे हैं एक, 2018 वाला दो, और ये 148 ये भी क्रॉस कर गया है, क्योंकि ये डेटा मेरे ख्याल से एक वीक पुराना तो है ही, तो ये भी क्रॉस हो गया है। तो पिछले 20 सालों में थर्ड हाईएस्ट स्ट्रेस्ड है ये, स्ट्रेस डेटा है निफ्टी 200 लेवल पे। इसीलिए जो पेन है धीरे धीरे, कितना इंडेक्स डाउन है उससे तो होता ही है, लेकिन लंबा कितना खिंच गया इससे फ्रस्ट्रेशन आता है। रीजन क्या होगा वहां पे, मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी संख्या कम होनी शुरू हो जाती है, नए लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर सोचते हैं एफडी ही अच्छी चीज है, वैसे भी अच्छी चीज है, बट फिर भी इन कंपैरिजन लगते हैं बोलने की किसी भी एसेट मतलब इक्विटी जैसे एसेट क्लास से बढ़िया एफडी है, आरडी है, फिक्स रिटर्न्स है, उनकी भी हालांकि अलग उनका महत्व है, उनको हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, बट इन कंपैरिजन बेसिस कह रहे हैं, ये सब टाइम आते हैं।
आपने क्या देखा पिछले 20 साल में? केवल 3-4 मरतबा ऐसी हुआ है कि 100 दिन से ज्यादा करेक्शन वो चला है, जिसमें कि ये करेक्शन भी 100 दिन से ज्यादा है। इसीलिए ये थोड़े लोगों को या काफी लोगों को पेनफुल लग रहा है, और मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट वापस क्रिएट होने शुरू हो गए हैं। इसमें अगर ये हम देख लें, अप्रैल 22 से लेके मार्च 23 देख लें, तो यहाँ पे जून 22 से दिसंबर 22, यानी ये 6 महीने का फेज को इन्होंने काउंट नहीं किया है। इसको भी अगर काउंट कर देंगे तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये और भी लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जून 22 से दिसंबर 22 का जो फेज था वो थोड़ा सा सही फेज हो गया था। ठीक है, इसलिए उसको लोगों ने उसको इस एनालिसिस में हटा दिया गया है कि 6 महीने का फेज सही था तो हटा दो। ठीक है, बट लॉन्गर टर्म में दोनों को जोड़ के देखना चाहिए। तो ये करेक्शन कितना दिन एंड कर सकता है, ये अगर आप निकालें तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, 70 डेज का एवरेज आता है करेक्शन एंड करने का। तो इस एवरेज से हम काफी ऊपर हैं। और ड्रॉडाउन आता है 14% का एवरेज पिछले लगभग लगभग 20 करेक्शन के आसपास के, तो हम उतना कर चुके हैं। रीजन क्या लिखा हुआ है, टेरिफ टेंट्रम एंड डोमेस्टिक स्लोडाउन। टेरिफ टेंट्रम अभी तक इफेक्टिव हुआ नहीं है, और डोमेस्टिक स्लोडाउन अभी भी कोई कह नहीं सकता है कि डोमेस्टिक स्लोडाउन ये लंबा खींचने वाला है या जस्ट वो ट्रांजिएंट फेज में था। हालांकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ऐसा रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, वापस हम ग्रोथ पे आ गए हैं, तो ये लाइन भी हट जानी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। रिटर्न्स क्या रहा है इंडियन रुपीस टर्म्स में, अलग अलग साल के, और उस साल मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितने परसेंट का देखने को मिला है। ये डेटा जो है, आप देखिए कि 1980 से लेके 24 तक का डेटा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 44 साल का डेटा है आपके सामने। ठीक है, और ये रिटर्न है, उस साल के रिटर्न है आपके सामने। और ये है उस साल का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना बड़ा देखने को मिला था। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो ड्रॉडाउन देखने के बाद भी हर साल आप देख रहे हैं, अगर कुछ 1-2 साल को छोड़ दें जहां सिंगल डिजिट ड्रॉडाउन हुए हैं, जैसे लाइक 84 में 9% का करेक्शन आया था। उसके अलावा ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल 2014 को छोड़ दें आप, -7%, 17 को छोड़ दें -4%, और एक 23 को छोड़ दें -7%, इन 3-4 साल को छोड़ दें तो ऐसा कोई भी साल नहीं है जिस साल डबल डिजिट में मार्केट ने करेक्शन ना दिया हो। और अगर हम 10% से 20% की बात करें, 10% से हम 20% की बात करें, तो आप यहाँ पे देखें कि हर 23 को छोड़ दें आप, तो आपको क्या दिखेगा, इस पिछले 8 साल में हर बार 10% से ज्यादा करेक्शन हुआ है। फिर 1-2 और साल निकाल दिए तो हर हर साल, यहाँ पे सामने डेटा भी है, 0 से 10% का करेक्शन जो है 36 साल में केवल 4 बार, मतलब 10% से ज्यादा मार्केट करेक्ट नहीं हुई 36 साल में केवल 4 बार। तो ये क्या है, दैट इज रेयर कि मार्केट 10% करेक्ट ना करे। और अगर हम देखें 10 से 20% का करेक्शन, तो क्या है, 36 साल में 23 बार ऐसा हुआ है। तो यानी ये आप मान के चलें कि हर साल, इस साल ही नहीं अगले साल भी, हर साल 10% से 20% का ज्यादा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मान के चलना चाहिए, जो कि सामने आपको डेटा में दिख रहा है। और 20% से ज्यादा करेक्शन कितनी बार दिखा आपको, 36 साल में 9 बार। दैट मीन्स कि हर 4 साल में एक बार। जो हम ऐसे नॉर्मली बात भी कर लेते हैं कि 3-4 साल में ऐसा मौका आता है कि 20% करेक्शन हो जाता है। ये डेटा जो है, ये डेटा निफ्टी 50 का है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का डेटा है। तो अभी 20% करेक्शन निफ्टी 50 में नहीं हुआ है, तो ये किस में जाएगा, ये सेकंड वाले कॉलम में जाएगा, 10 to 20% वाले कॉलम में जाएगा, इतना ही करेक्शन हुआ है। ठीक है, तो इससे ज्यादा करेक्शन हो इसकी संभावना कितनी है, 25% संभावना है, प्रोबेबिलिटी 25% है। ठीक है, तो ये आपके सामने डेटा है, इसको देखना है। तो ये साल कोई नया नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही मार्केट करेक्ट होगी, मेरी किस्मत खराब है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप किसी साल भी करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनी रहेंगी। ठीक है, और 30% से ज्यादा करेक्शन कितनी बार है, आपके सामने चार्ट खुला हुआ है, कितनी बार है, 2020, उसके पहले 2008, उसके पहले दिख रहा है कहीं चार्ट में आपको, कहीं भी, 1987। ठीक है, और 1992, बानवे में तो खैर वो औसत में था, स्कैम हुआ था। 2008 में ग्लोबल स्लो डाउन था, और 1998 और 2000 में डॉट कॉम बबल आया था, और 2001 ये लगातार कंटिन्यूएशन में हो गए थे। तो ये मतलब ऊपर गए थे, वापस फिर करेक्ट हो गए थे, तो ऐसा था, तो लंबा खींचा था। ये डेटा आपके सामने है, 4 बार, 4-5 बार आपको दिखा होगा 40 साल में, यानी हर डिकेट में एक बार ऐसा होना है। ऐसा देख के लगता है। अब ये एक डिकेट में 2 बार हो जाए या एक डिकेट में हो ही ना, ये कोई कह नहीं सकता।
बट बहुत ही कम टाइम पे ऐसा होगा कि 30% ज्यादा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी अगर हम 25 साल की बात कर लें, तो आप 2002 से लेकर अगर अभी तक देखेंगे तो ये केवल दो बार हुआ है, कोविड और ग्लोबल स्लोडाउन जो आया था 2008 में, उसके लेवल पे हुआ था। और इसके बावजूद, ये करेक्शन होने के बावजूद निफ्टी लेवल्स में ये रहे आपके रिटर्न्स। आपने क्या देखा यहाँ पे कि इतने बड़े ड्रॉ डाउन के बाद भी इन 36 साल में मार्केट ने निगेटिव रिटर्न कितनी बार दिया? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह, सात, आठ, नौ। 36 साल में हर साल ड्रॉ डाउन हुआ, बड़ा छोटा। लेकिन मार्केट ने इस 36 साल में 9 बार को छोड़ के हर बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इवन पिछले, अगर हम 2016 से लेके 24 तक की बात करें, पिछले 9 साल में, 9 साल में इवन स्पाइट ऑफ ड्रॉडाउन के बाद भी ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसमें मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए हो। ठीक है, पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए हो ऐसा कोई साल नहीं रहा है। ये बात भी आपको ध्यान में देखनी पड़ेगी। तो इस साल का रिटर्न की ज्यादा संभावना क्या निकलती है, या किसी साल के रिटर्न की संभावना क्या निकलती है, इवन इन स्पाइट ऑफ ड्रॉडाउन भी मार्केट का पॉजिटिव रिटर्न रहता है। ये आपको देखने की जरूरत है। अब हम जरा एक चीज पे आते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा काफी कॉन्शियस है, वो है ये रिटर्न अगर हम यूएस डॉलर टर्म्स में देखते हैं। ये तो हमारा इंडियन रुपीस में रिटर्न था, अब इसी रिटर्न को अगर हम डॉलर टर्म्स में देखते हैं, एफआईआई सेलिंग हो क्यों रही है, ये चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। ये सामने आपके है, यूएसडी टर्म्स में टोटल रिटर्न है। ये जनवरी, फॉर 31 जनवरी 25 तक का डेटा है, लास्ट मंथ तक का। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको सामने? ये इंडिया है, बीएससी 500 कंपनीज है। ठीक है, बीएससी की पास मतलब टॉप 500 कंपनी की बात हम कह रहे हैं। मतलब वो निफ्टी 50 तक नहीं है, ये 500 कंपनी तक इसको हम लेके गए हैं, यानी पूरा का पूरा हमने ब्रॉडर इंडेक्स को कवर कर लिया इसमें। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सीएजीआर रिटर्न्स है। ठीक है, सबसे पहली बात तो 20 साल में डॉलर टर्म्स में क्या रिटर्न है? 11% का। वेयर एज इंडियन रुपी टर्म्स में क्या रिटर्न है? लगभग 14 से 15% का रिटर्न है। रुपीज में 14% और डॉलर में 11%। क्यों? क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट होता है और इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट होता है, डॉलर स्ट्रेंथन होता है। तो ये देख रहे हैं क्या आप कि लास्ट ईयर में क्या रिटर्न रहा है? लास्ट ईयर में रिटर्न रहा है अराउंड 9-10%, लेकिन डॉलर टर्म्स में क्या रिटर्न रहा है? 5.3%। क्यों? क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो गया, वो 83 का डॉलर आज 87-88 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर कोई बाहर का फंड अगर निवेश करता है इंडियन मार्केट में, और वहां पे अगर इंडियन मार्केट का करेंसी डिवैल्यू हो जाती है और डॉलर अप्रिशिएट हो जाता है, तो अगर उसको दिख भी रहा है कि 10% में रिटर्न कमा लिया, लेकिन जब वापस वो अपने पैसे मांगेगा तो उसको डॉलर में ही मिलेंगे। डॉलर अप्रिशिएट हो गया, रुपीज नीचे आ गया, तो वो फिर रिटर्न एडजस्ट होकर उसको 5.3 का मिला। इसका मतलब ये है कि एफआईआई तब आती है, तब आती है जब जब रिटर्न्स या तो इतने ज्यादा रिटर्न बन जाए कि थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन जो डॉलर का मिल रहा है उससे दिक्कत ना हो। लाइक 20-30% का रिटर्न आएगा तो 2-4% डॉलर अगर काट भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये, अगर हम देखें 20 ईयर्स में, तो जो ताइवान है, ताइवान का रिटर्न कितना है 20 ईयर्स में? हमसे कम है डॉलर टर्म्स में, लेकिन आखिरी साल में 41.3। और ये सारे रिटर्न आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पे सामने। और जो उनका ही खुद का इंडेक्स है, ये यूएसए का एस एन पी 500, ये इनको 26% रिटर्न अगर दे रहा है, तो वो किसी और मार्केट में जहां पे रिटर्न उसको नहीं मिलते हैं, नहीं मिल रहे हैं, वहां पे रिटर्न वो क्यों पैसे इन्वेस्ट करेगा? ये एक रीजन बनता है। कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे? ये मार्केट है ताइवान का, चाइनीज मार्केट है, साउथ अफ्रीका का है। ठीक है, ये जो मार्केट है, चाइनीज मार्केट देखिए 35.2, तो यहाँ पे एफआईआई का मेजर पैसा गया है, जो कि हम सुनते रहते हैं हमेशा। क्यों? जस्ट ड्यू टू रिटर्न। लेकिन अगर आप वही 3 साल देख लेंगे चाइनीज मार्केट को, तो माइनस में रिटर्न है। और पूरा अगर हम 5 साल देख लें तो -2.2 का रिटर्न है। यानी कि जो भी उसमें स्पाइक आया है वो आखिरी साल में ही आया है। और इसी आखिरी साल में जो एफआईआई की सेलिंग है वो हमारे यहाँ स्पीड अप हो गई है काफी ज्यादा। ठीक है, ड्यू टू हमारे मार्केट के रिटर्न। हमारा इंडियन रुपीज टर्म में, आप पीछे जाके देख लें, इंडियन रुपी टर्म में, सॉरी, इंडियन रुपी टर्म में ये रहा, कितना रिटर्न है? 8% का रिटर्न है।
8% के रिटर्न में उसको डॉलर का एप्रिसिएशन भी एडजस्ट कराना है, तो 5.3 आया। इसीलिए एफआईआई सेलिंग काफी बड़ी है। जब तक रुपीज या तो स्टेबल ना हो या फिर डॉलर करेक्ट करेक्ट ना हो, ये इस तरह से कुछ चीजें ना हो, तब तक पैसे सेलिंग इनकी इमर्जिंग मार्केट में बंद नहीं होती है। और जहां भी इनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, इमर्जिंग मार्केट का मतलब इंडिया ही नहीं है, और भी सारे मार्केट्स हैं, वहां भी ये इन्वेस्ट करते हैं। ये रीजन एक एफआईआई सेलिंग का निकल के आता है, जो काफी कोरिलेटेड है इनके डॉलर टर्म रिटर्न से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑनरशिप देखते हैं कि ऑनरशिप का क्या है इनका। मेरे पास एक चार्ट था, मैं चार्ट ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं पाया, बट ये पहले भी शेयर कर चुका हूँ। बट हम सामने देखते हैं तो क्या दिख रहा है यहाँ पे। एफआईआई का जो होल्डिंग है वो है 17.7। जो कल तक का डेटा है, तो एफआईआई होल्डिंग इज नाउ 17.4। 17.4 है ये। ठीक है, ये Q2 FY25 का है। अभी हम Q3 खत्म करके Q4 के अंदर आ चुके हैं। ये फर्दर और डिक्लाइन हुआ है। आज जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, मैं हालांकि उसका डेटा कंपाइल नहीं कर पाया, ठीक है, टाइम मेरे पास था नहीं। उसमें मैंने क्या देखा कि जो मेजर सेलिंग हुई है एफआईआई की, द मेजर सेलिंग इज इन लार्ज कैप इंडेक्स एंड लार्ज कैप कंपनीज। मेजर सेलिंग इनकी यहीं पे हुई है। और मेजर सेलिंग अभी भी जो हुई है, जो मैं, मे बी आई विल शेयर द डेटा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो लार्ज सेलिंग जो अभी भी उनकी हुई है, दैट इज द फर्स्ट इन फाइनेंशियल्स। इसमें बहुत सेलिंग हुई है। कुछ कैपिटल गुड्स में भी सेलिंग हुई है ड्यू टू देयर वैल्यूएशंस। और कुछ सेलिंग मेरे ख्याल से इनकी एनबीएफसी एंड शायद आईटी में हुई है, आई एम नॉट श्योर, बट फाइनेंशियल्स में हुई है, कैपिटल गुड्स में हुई है। ठीक है, और जो बाइंग इनकी हुई है, हेल्थ केयर में बाइंग हुई है इनकी। और इनकी बाइंग फिर हुई है लाइक केमिकल्स, कुछ सिलेक्टेड केमिकल्स में बाइंग हुई है इनकी। और इतना ही मैं पढ़ पाया, आई डिडंट गेट टाइम टू रीड ऑल द रिपोर्ट। तो ये ओनरशिप का डेटा है, जो कि आप देख रहे हैं कि 2007 के बाद से बीच में एक डिक्लाइन था उनमें, जो ग्लोबल स्लोडाउन था। ग्लोबल स्लोडाउन के बाद में एफआईआई, उसने पहले से अपना स्टेक कम करना शुरू किया था। और लोवेस्ट 2009 में हमने देखा था 14.9। उसके बाद से हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा था, जो कि स्टैग्नेट हो गया था बीच में। 20% के आसपास ये कर रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों में 21% से अभी ये 17.7 लिखा है, 17.4 पे आ चुके हैं। कुछ कुछ रीजन इसके हैं। एक रीजन इसका ये पहले है सेकेंडरी मार्केट यानी लिस्टेड मार्केट। तो इनकी सेलिंग वापस इंडियन मार्केट में आई है, प्राइमरी मार्केट, मतलब जो लिस्टेड मार्केट नहीं है उस तरफ स्टार्टर में पैसे लगाए इन्होंने। फिर उसके बाद से इन्होंने जो नए नए जो शेयर्स लिस्टेड होने वाले हैं उनकी तरफ गए हैं ये। कुछ नए प्लेटफॉर्म्स में गए हैं। तो जो भी अनलिस्टेड मार्केट है अभी उसके थ्रू गए हैं, इसमें से पैसे निकाल के कुछ इन्होंने प्रेफरेंशियल यूज किया है, कुछ में क्यूआईपी ली है। जो क्यूआईपी के शेयर्स अभी लिस्ट नहीं हुए हैं, जब लिस्ट होंगे तो फिर थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है। बट सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में पैसे निकाल के इन्होंने डाले हैं। बट मार्केट बढ़ेगा सेकेंडरी मार्केट में निवेश के चलते ही, क्योंकि लिस्टेड मार्केट वही है, मार्केट वहीं से बढ़ेगा। प्राइमरी मार्केट में चाहे कुछ भी कर लें, उससे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो इसमें इंडेक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। पहला रीजन तो ये है। एक और रीजन जो है कि डॉलर टर्म्स में रिटर्न जो है उतने अच्छे नहीं है। 5.3 रिटर्न के लिए कोई क्यों आपके पास आएगा। उनका खुद का जो बॉन्ड यील्ड है वही 4.5 का आज के डेट में। 4.5 का उनका 10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड है। बिना किसी रिस्क के 100 के पैसे 4.5 उनको मिल जाएंगे। और यहाँ 5.3 मिलेंगे, रिस्क भी रहेगा, ट्रांजेक्शन चार्ज भी देने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब भी इनको यहाँ देखना पड़ेगा। एलटीसीजी एसटीसीजी भी है, वो भी देखना पड़ेगा। वहाँ बॉन्ड डील में इंटरेस्ट इतना इतना टैक्सेशन तो नहीं होता होगा। ठीक है, तो ये चीज अफेक्ट करती है। या तो मार्केट सस्ती दिखे या मार्केट अच्छी दिखे, जहां पे उनको लगे कि हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ताकि डॉलर इंडेक्स में एडजस्ट करके भी हमें कोई दिक्कत ना हो, तब भी अच्छे खासा रिटर्न बन जाए। ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन ये भी है कि ऑब्वियसली जब कोई आदमी ज्यादा खरीदेगा, तो दूसरा आदमी जो नहीं खरीद रहा है, या तो खरीद नहीं रहा है या फिर बेच रहा है, उसकी ओनरशिप कम हो जाएगी। लाइक डीआईआई ने खरीदना ज्यादा शुरू किया है थ्रू म्यूचुअल फंड्स, उनकी होल्डिंग ज्यादा बढ़ रही है। रिटेल पार्टिसिपेशन भी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक जो नहीं खरीद रहा है या बेच रहा है, उसकी उसका परसेंटेज घटेगा। ये एक्सिलरेट करने में ये तीनों चीजें, चारों चीजें इसमें जिम्मेवार है। ठीक है, अब आते हैं लास्टली एक कि अच्छी बात क्या है आज के डेट में, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो अच्छी बात ये है आपके सामने, ये पीएमआई का डेटा है। क्या है डेटा, ये पीएमआई का। इससे हमारे कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी चल रही है उसका एक सूचकांक बोलते हैं इसको। मैन्युफैक्चरिंग का आप पूरा अगर पढ़ लेंगे यहाँ पे सामने, तो पूरा आपको
समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये पिछले एक साल का है, मार्च से लेके अभी तक है फरवरी का। तो मार्च अप्रैल में जो पीक हो गया था, मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले, इलेक्शन जब शुरू हुआ था उससे पहले, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा अपने जोर पे थी, तो पीएमआई इंडेक्स वाज टचिंग इवन इवन वेंट बियॉन्ड 61.3। ठीक है, 61 के ऊपर निकल गया था, जो कि जो स्लो डाउन आया उस स्लो डाउन में देखिए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, जो हम देखते हैं ना Q2 में नंबर्स रिपोर्ट हो गए थे कैसे कैसे, 5.2, ये देखिए सामने डिक्लाइन। ठीक है, और फिर फरवरी में वापस 60 क्रॉस कर गया है। दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे शुरू हो गई है। और अब आगे देखते हैं मार्च में, और इससे बेटर ही होनी है। फरवरी को मार्च मार्च फरवरी से अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये आखिरी क्वार्टर है और लास्ट मंथ में काफी ज्यादा चीजें खत्म करनी होती हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। इसके अलावा जो अच्छा साइन क्या है कि हमने क्या देखा, इज निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दैट इज 20.4। हमने चार्ट में भी इसको देखा हुआ है पहले। तो अगर पी रेशियो के हिसाब से देखें, तो अगर हम पिछले 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल लें तो क्या मीडियन है, 23.5। ठीक है, 23.5 ये है कोविड का। कोविड में कहाँ गए थे हम, 17.6 जो लास्ट टच किए थे वहां से रिटर्न हुए। इस पॉइंट पे बहुत दिन तक स्टिक नहीं कर पाई थी। ठीक है, इंडेक्स इस पॉइंट पे बहुत देर तक स्टिक नहीं कर पाया था 17.6 पे, और एक दो दिन के अंदर वापस वो 19 की जोन से ऊपर निकल गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम था। ये बहुत ही एक्सेप्शनल टाइम था। जब हम बहुत छोटे मार्केट थे 2008 में, तो उस समय निफ्टी इंडेक्स का पी 12-11 का भी था। उसकी हम बात नहीं करेंगे। जब मार्केट थोड़ा हम बड़े हुए हैं पिछले 10 साल में, इससे नीचे जो पी रही है मार्केट की, यही यही जोन रहा है, 19 का जोन। फिर यहाँ देखेंगे आप 20, फिर ये लगभग 21, फिर यहाँ पे 20.4, 20.4। तो निफ्टी इज नाउ ट्रेडिंग एट द लोअर पार्ट, नो लोअर जोन, एट द लोअर जोन ऑफ द वैल्यूएशन। उसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। और अभी सिचुएशन आप इससे कंपेयर नहीं कीजिएगा, कोविड पेंडेमिक टाइप नहीं है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बंद हो गई थी। ठीक है, कि ह्यूमन रेस सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, स्टार्ट में यही कंफ्यूजन था। हालांकि हम सब चीज से ओवरकम हुए। तो ये बात आपको सामने देखनी चाहिए कि निफ्टी का मीडियन पी इज 23.5 लास्ट लास्ट 10 ईयर्स का। ठीक है, लास्ट 5 ईयर ऐड करेंगे तो उसमें कोविड वाला ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो भी 22.5 है, 22.7 है, इससे भी हम नीचे हैं, 10% इससे नीचे है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्ट देता है मार्केट में। बाकी सारे आपके सामने डेटा है। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं हो रहा है इस मार्केट में, ये मार्केट का नॉर्म्स है, वही चल रहा है, वहीं पे चल रहे हैं, कुछ अलग नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पिक्चर को देखना चाहिए कि हुआ क्या। इवन आफ्टर ड्रॉ डाउन रिटर्न्स क्या रहे हैं, तो ये जो लिखा हुआ है रिटर्न्स, आप इस कॉलम को देखें। आप इस कॉलम को देखें, 36 साल में केवल 8-9 मरतबा ही, केवल उस साल केवल निगेटिव रिटर्न रहे, केवल उसी साल, केवल उसी साल। चलिए अगर हम इसको थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लिया कि मेरा रिटर्न 2 साल तक निगेटिव पड़ा रहा, 1986-87 में, -1% रहा, मैं अगले साल में 16% और नीचे आ गया, उसके अगले साल मुझे रिटर्न मिला 51% मिला। क्लियर हो गया तीनों साल का, क्लियर हो गया ना। फिर वही देखें, 2008 में मेरा रिटर्न हो गया था 51% माइनस, अगले साल क्या रहा, 76% प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए आप, मेरा रिटर्न 11 में रहा 25% माइनस, अगले साल क्या गया, 27% अप, उसके अगले साल 30% अप। क्लियर। फिर यहाँ पे -5%, अगले साल 2%, उसके अगले साल 27%, फिर यहाँ पे 7%, 14%, 16%। तो एवरेजिंग आउट हो ही जानी है। यहाँ पे एक आपको मेजर स्लो डाउन दिख रहा है, -5, 2, 27, 7, 14, 16, 22, सब कर देंगे तो लगभग 14-15% का रिटर्न एवरेज आ जाएगा। यहाँ भी फिर वही चीज होती हुई दिख रही है, यहाँ पे रिटर्न थोड़े से मॉडरेट होते हुए दिख रहे हैं, एक फास्टर ग्रोथ की टाइप तो चीज दिख नहीं रही। ठीक है, तो आप ऐसे, लेकिन अगर आप एवरेजिंग करेंगे, सपोज आपने यहाँ पे एक बहुत ही खराब टाइम गया होगा मे बी, यहाँ पे आपको 17% का, ये सब स्कैम वाले टाइम्स हैं, .com बबल के टाइम में, तो वैसा तो कुछ अभी है भी नहीं। यहाँ पे आप देख लें कि अगर आपको एक साल 17% माइनस मिला, अगले साल 64% प्लस मिला, उसके 2 साल तक आप बैठे रहे, .com बबल का टाइम। ठीक है, आप 2 साल बैठे रहे ऐसे 40% माइनस करके, -40% कर लिया आपने, अगले 2 साल में क्या हुआ, +78%, आगे ऊपर आपने और लंबा होल्ड किया तो आपको ये सब देखिए यहाँ पे 42, 47, 47 ये रिटर्न रहे आपके। ठीक है, तो ये है, अगर आपने कोई भी 3 साल पकड़ा इसमें, इस चार्ट में आप कोई भी 3 साल पकड़ेंगे तो यू विल बी विनर।
और अगर 5 साल पकड़ेंगे तो एवरेज रिटर्न्स आपके 15% होते ही हैं। इंडिया इंडेक्स लेवल की बात हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये इंडेक्स लेवल की बात हो रही है। इंडेक्स में भी किसी ने पैसे लगाए हुए हैं तो भी उसको नेगेटिव रिटर्न लगातार 3 साल में देखने को नहीं मिलेंगे। ये डेटा आपके सामने है। तो विद दिस आई फिनिश, एनी क्वेश्चन यू हैव प्लीज।